नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, सुपर टेट की हम लगातार तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को। और आज जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है ना, मनोवैज्ञानिक है, वो लॉरेंस कोहलबर्ग है। इससे भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे पूछे जाएंगे, तो इसको वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक करके हम सारे मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे और उनसे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे, है ना। चलो भाई, कोई बात नहीं, चलो पढ़ते हैं इसको। और ये पीडीएफ तुमको चाहिए तो भाई इस नंबर पे तुम संपर्क कर लो, है ना। ये पूरी की पूरी पीडीएफ तुमको दे दी जाएगी। 7752868599। ठीक है, अगर तुम लगातार करते रहोगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो भाई लेवल सबके निकलेंगे, है ना। लेकिन निकलेंगे उसी के जो यहाँ पे खड़ा रहेगा। तो भाई इस नंबर पे संपर्क कर लेना, पीडीएफ लिख के भेजना, हाई करके भेजना, है ना, तुमको दे दी जाएगी। और जितने भी पीडीएफ हैं, जितने भी सारी पीडीएफ मैंने अभी तक बनाई है, वो सब तुमको दे दी जाएगी। और ये एग्ज़ाम टाइम तुमको बहुत ही ज़्यादा काम देगा। जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा, बहुत ज़्यादा तुम चीज़ों को नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन ये छोटी-छोटी नोट्स हैं, इनको तुम तुरंत रिवीजन कर लोगे विदिन आधे घंटे, है ना। आधे घंटे में तुम पूरा सीडीपी वाला पोर्शन आराम से कर पाओगे। तो इसको बहुत सीरियसली ले लेना आपको। चलो भाई, सबसे पहले हम कोहलबर्ग के परिचय के बारे में बात करेंगे। इनका परिचय देते हुए देखता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। अगर इनका कभी जन्म स्थान पूछ ले कि कोहलबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था, है ना। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इसको याद कैसे रखोगे, नैतिक विकास के सिद्धांत, है ना। कोहली से याद रखो भाई। यहाँ पे देखो, कोहलबर्ग से तुम कोहली को याद रखो। और कोहली के अंदर भाई नैतिकता है, नैतिक विकास है उसके अंदर। क्यों नैतिक है? क्योंकि कहा जाता है वो प्रेमानंद के पास जाता है, प्रेमानंद महाराज के पास जाता है। नैतिक विकास, है ना, वहीं से उसको डेवलप्ड हो गया विराट कोहली को, है ना। तो कोहलबर्ग से क्या याद रखोगे? कोहली याद रखोगे। और कोहली के अंदर नैतिक विकास किसके द्वारा आया है? प्रेमानंद महाराज के द्वारा आया है, ठीक है। तो यहाँ से ये तुम याद रख सकते हो कि नैतिक विकास अगर आएगा तो कोहली याद रखना है, कोहलबर्ग। ठीक, याद हो जाएगा, आराम से याद हो गया होगा। अब इनका जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे के नैतिक विकास संबंधी कार्यों पर आधारित है। इसको भी अगर तुमको याद रखना होगा तो कैसे याद रखोगे? अब कोहली जो है, कोहली, ठीक है, वो कहाँ जाता है? प्रेमानंद के पास, है ना। और वो प्याज वगैरह नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, ठीक है। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो जीन पियाजे के उसमें आधारित है, जीन पियाजे के नैतिक विकास पे आधारित है। ठीक, चीजें क्लियर है? ये भी तुम आराम से रिलेट कर पाओगे ये वाला कि जो कोहलबर्ग है, कुल मिला के कोहली भाई प्याज नहीं खाता है, ऐसे भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो प्रेमानंद से मिलता है, प्रेमानंद महाराज से मिलता है। ठीक, यहाँ तक चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। इन्होंने 1958 में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक तर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहली का जो भी सिद्धांत है वो नैतिक तर्क पे है ना, मोरल रीजनिंग पे है, आधारित है, ना कि केवल सही या गलत कार्य पे। तो इसको, ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई तुमको आराम से याद होगा। अगर मैं कोहली की बात करूंगा तो नैतिक विकास का सिद्धांत, है ना। और किस पे आधारित है? तो जीन पियाजे के सिद्धांत पे आधारित है ना। इन्होंने कब इसको दिया? तो 1958 में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया, इस सिद्धांत को दिया। तो ये सारी चीजें जो है तुम आराम से मेरे हिसाब से याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे ये देखो, अच्छा, इनके सिद्धांत का नाम क्या है? इनके सिद्धांत का नाम क्या है भाई? तो नैतिक विकास का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट।
सिद्धांत का आधार क्या है? नैतिक तर्क, है ना, मोरल रीजनिंग, अभी अभी पढ़ा है ना। अच्छा, अध्ययन की विधि क्या है? तो एक हेन डिलेमा का है, हेन डिलेमा। अभी मैं इसको आगे बताता हूँ कि इस आधार पे इन्होंने पूरे नैतिक विकास का सिद्धांत अपना प्रतिपादित किया है, हेन डिलेमा के आधार पे। अब देखो, हेन डिलेमा को पहले समझ लो। हेन डिलेमा को कैसे समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो, ये कहानी भी लिखी है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि हेन नाम का व्यक्ति था जिसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। डॉक्टर ने एक महंगी दवा लिखी है जो केवल एक दवा व्यापारी के पास है, ठीक है। हिंज के पास पैसे नहीं है और दवा बहुत महंगी है। हिंज दवा चुरा कर लाता है और पत्नी की जान बचा लेता है। प्रश्न क्या यहाँ पे उठता है, क्या हिंज ने सही किया या गलत किया, या सही किया तो क्यों किया? तो ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों से पूछी जाती हैं और हर आदमी का अपना अलग अलग तर्क होता है, जिस आधार पे ये पूरा का पूरा नैतिक विकास का सिद्धांत आधारित है। तो कभी भी पूछा जाएगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो कि कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया, वो कौन से अध्ययन की विधि पर आधारित है, तो क्या बोलोगे? हेंज डिलेमा, ठीक, ये बोलोगे तुम। बाकी कहानी तुम समझ ही गए हो। अब यहाँ पे देखो, लिखा भी है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत करने के लिए, सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए हेन डिलेमा नामक नैतिक दुविधा का प्रयोग किया गया। यह दुविधा व्यक्तियों से पूछी जाती थी और उनके उत्तरों के आधार पर नैतिक विकास के स्तरों का निर्माण किया गया, है ना। इसके आधार पर नैतिक विकास के जो स्तर है उनका निर्माण किया गया। अब नैतिक विकास के स्तर कितने हैं? तो 3 स्तर होते हैं नैतिक विकास के, है ना। देखो, इसमें क्या हुआ कि जब सबसे पूछा गया कि हेंज ने क्या सही किया है, तो सबके अपने अपने अलग अलग उत्तर आए, ठीक है। ये नैतिक दुविधा है और नैतिक दुविधा के आधार पे ही नैतिक विकास के स्तरों का निर्माण किया गया। और नैतिक स्तर 3 प्रकार के होते हैं। नैतिक स्तर यहाँ पे देखोगे, नैतिक विकास का स्तर 3 प्रकार से होता है। पहला स्तर होता है तुम्हारा पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा होता है परंपरागत स्तर और तीसरा होता है तुम्हारा उत्तर परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर की अगर हम बात करेंगे तो उसकी भी 2 अवस्थाएं होती, इस वाले की भी 2 अवस्थाएं और इस वाले की 2 अवस्थाएं। तो कुल मिला के अगर नैतिक विकास के स्तर की बात करोगे तो कितने हैं? स्तर 3 है, स्तर 3 है। और अगर इनकी अवस्था की बात करोगे, नैतिक विकास की अवस्था की बात करोगे, तो अवस्था कितनी है? अवस्था टोटल 6 है। अवस्था केवल टोटल कितनी है? 6 है। चलो चलो, नैतिक विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे। नैतिक विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे। प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं होती है, जैसा कि मैंने ऊपर बता ही दिया है। इस प्रकार कुल 6 अवस्थाएं बनती हैं। चलो, यहाँ तक चीजें हो गई। देखो, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये मत देखना अभी, ठीक है। ये सारी चीजें आगे बताई जाएंगी। अब यहाँ से आते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर और उनकी विशेषताएं। पहला जो है वो पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये वाला स्तर कब तक काम करता है। जैसे यह स्तर लगभग 9 वर्ष तक बच्चों में पाया जाता है, इसको ध्यान रखना। और दूसरा है परंपरागत स्तर, यह 9 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है। और फिर उत्तर परंपरागत स्तर जो है वो 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों में पाया जाता है। चलो, इसको याद रखने की देखो ट्रिक है। जैसे पूर्व परंपरागत उत्तर, इतना याद रखो। पूर्व से हो जाएगा पूर्व परंपरागत, परंपरागत तो है ही परंपरागत, और उत्तर से हो जाएगा उत्तर परंपरागत, ठीक है। तो ये सारे स्तर आराम से याद रख सकते हो। चलो, अब ये जो 6 अवस्थाएं हुई, है ना,
6 अवस्थाएं हुई। अब उनका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखो पूर्व परंपरागत स्तर है। अगर स्टेज 1 की हम बात करें, स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो ये दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास होता है। मतलब सही कार्य केवल दंड से बचने के लिए किया जाता है और गलत कार्य दंड मिलने के डर से नहीं करते हैं। अगर हम सही काम कर रहे हैं तो केवल दंड से बचने के लिए कर रहे हैं, और गलत कार्य अगर हम नहीं कर रहे हैं तो दंड की वजह से नहीं कर रहे हैं कि अगर गलत काम करेंगे तो फिर दंड इसका मिलेगा। तो स्टेज 1 की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो मुख्य आधार है वो दंड से बचना है। इसको भी ध्यान रखना, जैसे इसमें पूछ लेता है कि परंपरागत स्तर का स्टेज 1 का मुख्य आधार क्या है, तो क्या है भाई, दंड से बचना, ये ध्यान रखेंगे। तो पहले स्टेज में हम क्या करेंगे, दंड से बचेंगे, ऐसे याद रखना इसको। दंड से बचेंगे, पहले स्टेज में क्या करेंगे, दंड से बचते हैं हम। अब देखो दूसरे स्टेज में क्या करेंगे, दूसरा स्टेज अगर हम देखें तो फिर व्यक्तिगत लाभ पुरस्कार इन सब चीजों की कामना करें। पहले तो दंड से बचेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, अपना व्यक्तिगत लाभ देखेंगे। यहाँ पे देखो साधनवादी होता है, व्यक्तिगत लाभ अभिविन्यास है ये। और मुख्य विशेषता क्या है, मैं वह कार्य करता हूं जिससे मुझे लाभ हो, है ना। दूसरों के साथ व्यवहार, तुम मेरे लिए मैं तुम्हारे लिए के आधार पर। कुल मिला के स्टेज 2 में तुमको याद रखना है कि व्यक्तिगत लाभ और पुरस्कार की कामना करता है, इसमें मुख्य आधार यही है इसका। ठीक, अभी इस पे आते हैं परंपरागत स्तर पे, स्टेज 3। ठीक है, अच्छा बच्चा अभिविन्यास। सही कार्य दूसरों की प्रशंसा, स्वीकृति पाने और अच्छा समझे जाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होगा तो अच्छा काम इसलिए करता है ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। या हर व्यक्ति ऐसा होता है कि वो अच्छा काम इसीलिए करता है ताकि दूसरे उसकी प्रशंसा करें, है ना, उसको अच्छा माने। यह सामाजिक स्वीकृति के महत्व पर आधारित होता है। यहाँ पे देखो जैसे प्रशंसा, स्वीकृत और अच्छा बनने के लिए, है ना। कई बार क्या होता है, हम स्कूल जाते हैं अच्छा बनने के लिए कि हाँ लोग हमको सोचे कि हाँ पढ़ने में अच्छा है ये, तो हम लोगों की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं। या कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, तो भी हम यही सोच रहे होते हैं कि लोगों की नज़र में हम अच्छे बन जाए, लोग हमको अच्छा कहें। तो यहाँ तक चीजें समझ आ गई होगी। स्टेज 3 है प्रशंसा, स्वीकृति और अच्छा बनना। स्टेज 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो स्टेज स्टेज 4 कानून एवं व्यवस्था विन्यास होता है। यहाँ व्यक्ति नियमों, कानूनों, व्यवस्था का पालन करता है। ठीक है, स्टेज 4 समाज की व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब देखो ये स्टेज 4 में हम क्या हो, कानून वगैरह की बात करेंगे कि हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, है ना, हमें कानून व्यवस्था को मानना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आदमी कुछ नहीं सोचता है। जैसे अगर पुलिस वाले ने बोला है कि यहाँ रुक जाओ या यहाँ मत जाओ, तो वो मान लेते हैं कि भाई कानून है, नियम है, तो ये हमें पालन करना होगा। तो ये स्टेज 4 में आता है, कानून एवं कानून व्यवस्था विन्यास। ठीक है, कर्तव्य हमारा क्या होता है, नियम वगैरह, कानून वगैरह, ये सब हमको पालन करना होता है इसमें। अगर हम स्टेज 5 की बात करेंगे तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। व्यक्ति मानता है कि कानून समाज के हित के लिए बनाया जाता है। यदि कोई कानून अन्यायपूर्ण है तो उसको बदला भी जा सकता है। अब देखो आगे जो तुम पढ़ोगे स्टेज 5, तो उसमें यही है कि ठीक है भाई, कानून समाज के हित के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर कोई कानून गलत है, कोई कानून अगर गलत है तो उस पर आवाज भी उठानी चाहिए, है ना। जैसे आज जंतर मंतर पे हो रहा है, लगातार पेपर लीक, ये सारी चीजें नहीं रुक रही हैं, तो उसका तुम देख सकते हो कि समाज पे और लोगों ने किस प्रकार से उसका विरोध किया है, और आज पूरा दिल्ली भरा हुआ है छात्रों से। तो यहाँ पे अधिकार, सामाजिक अनुबंध, समान कल्याण की बात होगी, स्टेज 5। स्टेज 6 की अगर हम बात करें तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यहाँ व्यक्ति न्याय, समानता, मानवता और अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेता है। ठीक है, मतलब न्याय की बात करेगा, समानता की बात करेगा, मानवता की बात करेगा, और अंतरात्मा क्या सही क्या गलत का निर्णय लेती है उस पे काम होगा। मतलब न्याय, समानता, मानवता और अंतरात्मा, ये सारी चीजें स्टेज 6 में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हेन डिलेमा तुमको मैंने पहले ही बता दिया था कि हेन की पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी, डॉक्टर ने महँगी दवा लिखी और जो उसकी जान बचा सकती थी, अब हेन के पास पैसे नहीं हैं, दवा महँगी है, वो दवा चुरा कर लाता है और पत्नी की जान बचा लेता है। तो सबसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हेन ने सही किया? क्यों? अब कोहलबर्ग के लिए महत्वपूर्ण ये बात नहीं है कि आदमी हाँ या ना में जवाब देगा, बल्कि तर्क उसका क्या है, उस व्यक्ति ने किस तर्क से ये बात बोली कि हाँ, ये सही है, नहीं ये सही नहीं है ना? जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ, ये सही है भाई, उसने वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसके लिए उसने दवा चुरा ली और उसकी जान बचा ली। अगर पैसे नहीं है तो कोई क्या करेगा? जान तो बचाना पड़ेगा क्योंकि हर एक जान कीमती होती है। कोई बोलेगा नहीं ये काम गलत है, भाई चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी तो कानून के हिसाब से गलत है ना? तो ये सारी सबके अपने-अपने अलग-अलग उत्तर होते हैं, अलग-अलग तर्क होते हैं और इस तर्क के आधार पे ही उसने जो है नैतिक सिद्धांत बनाए, नैतिक विकास का सिद्धांत बनाया। अब देखो कोहलबर्ग महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर देखें तो कोहलबर्ग का संबंध जो है वो नैतिक विकास से है। नैतिक विकास का आधार क्या है? मोरल रीजनिंग है, बहुत बढ़िया से बताया मैंने। सिद्धांत का प्रतिपादन 1958 में हुआ, ये भी ठीक बात है। अध्ययन का प्रमुख साधन हेन डिलेमा है ना, हेन की पत्नी वाला। कोहलबर्ग जीन पियाजे के नैतिक विकास के कार्यों से प्रभावित है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास क्रमिक होता है, अर्थात व्यक्ति की एक अवस्था को पूरा किए बिना अगली अवस्था में नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, क्रमिक होता है ये। चलो आगे आ जाते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी बात कर लेते हैं। यह सिद्धांत नैतिक विकास के संज्ञानात्मक पहलू पर आधारित, नैतिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, तुमको मैंने पहले ही बता दिया। यह बताता है कि नैतिक निर्णय तर्क के आधार पर लिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, तर्क मैंने बताया था कि अगर वो चोरी करता है तो एक बात से ठीक है, भाई वो पत्नी की जान बचाना चाह रहा है, सबकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कानून आ जाता है कि चोरी करना कानूनन अपराध है। तो नैतिक निर्णय जो है वो हम तर्क के आधार पर ले रहे हैं, है ना? नैतिक विकास क्रमिक रूप से होता है और यह सार्वभौमिक है, अर्थात सभी संस्कृतियों में इसकी प्रक्रिया समान पाई जाती है। प्रत्येक स्तर पर पूर्ववर्ती स्तर की अपेक्षा उच्च कोटि का नैतिक तर्क होता है, ये भी ठीक बात है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से किशोरावस्था वयस्क अवस्था पर आधारित होती है, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था पर आधारित होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें यहाँ तक बढ़िया समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, है ना? एक और देख लेते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर देखो भाई, व्यक्ति अपने नैतिक स्तर को आगे बढ़ा सकता है यदि उसे उचित वातावरण, तर्क वितर्क और अनुभूतियां प्राप्त हों। कुल मिला के आपके नैतिक स्तर को बढ़ाया जा सकता है ना? चलो महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। प्रतिपादक कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग। विषय नैतिक विकास का सिद्धांत है, सिद्धांत का नाम थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट है। आधार मोरल रीजनिंग है, प्रयोग हेन डिलेमा है, प्रभाव जीन पियाजे है। कुल स्तर 3 है, कुल अवस्थाएं 6 हैं। ये सारी चीजें मैंने तुमको पहले भी बता दी। अब देखो यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, नैतिक विकास की प्रक्रिया की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? नैतिक विकास की प्रक्रिया। चलो अब देखो, व्यक्ति किसी स्थिति का सामना करता है, उसके सामने कोई ऐसी स्थिति आ गई, उसका सामना करता है, वह स्थिति के बारे में विचार करता है और तर्क देता है ना? उसके तर्क के आधार पर उसका नैतिक स्तर निर्धारित होता है। जैसे हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, हमारे सामने कोई स्थिति आई, हमने उस पे अपने विचार रखे, हमने कुछ तर्क दिए। अब जो हमने तर्क दिए हैं उस हिसाब से हमारे नैतिक स्तर का निर्धारण होगा कि हमारा नैतिक स्तर कैसा है। और अनुभव आगे है, अनुभव, शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों से उसके तर्क और स्तर में परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीजें नैतिक विकास की प्रक्रिया है, नैतिक विकास ऐसे ऐसे डेवलप्ड होती है। स्टेज 1 की अगर हम बात करें, स्टेज 1 दंड की अगर हम बात करें, तो अगर हम दंड के हिसाब से बात कर रहे हैं कि
कोई भी गलत काम करने के लिए दंड मिलना चाहिए, तो हेन ने फिर गलत किया। चोरी करना बुरा है, उसे सजा मिलेगी, ठीक है। अगर हम स्टेज 2 की बात करेंगे, स्वहित, अगर हम अपने हित की बात करें, अपना हित देखें, तो हेन ने फिर सही किया है, उसकी पत्नी की जान बच जाएगी और यह उसके लिए लाभदायक है, बिल्कुल, अगर वो अपना हित देखना चाहता है। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, हेन ने सही किया, वह अपनी पत्नी से प्यार करता है, यह अच्छा काम है ना? स्टेज 4 की बात करेंगे, कानून एवं व्यवस्था, अगर कानून के हिसाब से देखेंगे तो फिर हेन ने गलत कर दिया, हेन ने गलत किया, कानून तोड़ना गलत है, व्यवस्था बिगड़ेगी, ठीक है। स्टेज 5 की बात करेंगे, सामाजिक अनुबंध, समाज के हिसाब से देखेंगे तो हेन ने सही किया है, जब कानून अन्यायपूर्ण हो तो उसे बदलना चाहिए, ठीक है। स्टेज 6 पे आते हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत, हेन ने सही किया, मानव जीवन सर्वोपरि है, न्याय और मानवता नियमों से ऊपर है, बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो यहाँ पे वही हेन का जो चोरी वाला चोरी वाली कहानी है, उसी को लेके इसने सारे स्टेजेस को समझा दिए, है ना? स्टेज 1 भी समझाया, 2 भी समझाया, 3 भी समझाया, 4 भी समझाया, 5 भी, 6 भी। 6 के 6 स्टेज को उसने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिए और मेरे हिसाब से तुम भी समझ गए होगे। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और तुलना थोड़ा-सा देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि पियाजे और कोहलबर्ग के सिद्धांत में तुलना, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। विषय की अगर हम बात करेंगे तो नैतिक विकास का अध्ययन है ना? ये जीन पियाजे नैतिक विकास के अध्ययन की बात करते हैं और कोहलबर्ग भी नैतिक विकास के अध्ययन की बात करते हैं। आधार इनका नैतिक निर्णय है, इनका जो आधार है वो नैतिक तर्क का आधार है। ये नैतिक निर्णय पे काम करते हैं जीन पियाजे, कोहलबर्ग नैतिक तर्क पर आधारित है। अध्ययन का क्षेत्र मुख्य रूप से बच्चों पर किया और इन्होंने अपना जो अध्ययन है कोहलबर्ग ने, वो मुख्य रूप से किशोरों और वयस्कों पर किया। अवस्थाएं इन्होंने अ, मतलब 2 अवस्था है, एक बाह्य नैतिक, 2 आंतरिक नैतिकता, है ना? ये अवस्थाएं थी इनकी और इनकी जो अवस्थाएं हैं वो 6 अवस्थाएं हैं और 3 स्तर पर है ना? ये सारी चीजें मैंने बता दी है, सबकी 2-2 हैं। पहला प्री कन्वेंशनल होता है, दूसरा कन्वेंशनल होता है, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल होता है, परंपरागत वाला, ध्यान रहेगा। चलो, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। यहाँ पे प्रयोग की विधि, कहानियां और प्रश्नों पर आधारित थी इनका प्रयोग और इनका जो है वो नैतिक दुविधा पर आधारित थी, है ना? इनका प्रयोग नैतिक दुविधा, हेन डिलेमा पर आधारित है। मुख्य विचार, बच्चे सामाजिक नियमों को समझकर नैतिक बनते हैं और व्यक्ति नैतिक तर्क के विकास के साथ उच्च स्तर तक पहुंचता है। ये सारी चीजें, मतलब दोनों में डिफरेंस है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना? यहाँ पे देखना, याद रखने की थी, स्टेज 1 में क्या है, दंड है। हाँ, ये यहाँ से याद रखना, पहले उसको दंड मिला, फिर उसने अपना खुद का लाभ देखा, फिर वो अच्छा बच्चा बना, स्टेज 3, कानून स्टेज 4, अनुबंध स्टेज 5, सिद्धांत स्टेज 6। देखो, दंड से लाभ मिला अच्छे बच्चे को, कानून आया, अनुबंध दिया, सिद्धांत मिले, ऐसे याद रखना। दंड दंड मिला, दंड के बाद लाभ मिला छोटे बच्चे को, अच्छे बच्चे को, दंड के बाद लाभ मिला अच्छे बच्चे को, कानून, अनुबंध, सिद्धांत, ठीक है। यहाँ से याद रखना, अभी देखो आगे प्रश्न आएंगे इससे, तो यहाँ थोड़ा सा इसको याद रख लेना, चाहे जैसे याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत का नाम क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेज 3 में क्या कहा गया है? स्टेज 3 में मेरे हिसाब से अच्छा बच्चा है ना? अच्छा बच्चा कहा गया, है ना? स्टेज 3 में अच्छा बच्चा है। कोहलबर्ग किस मनोवैज्ञानिक से प्रभावित थे? तो कौन से? पियाजे, है ना? पियाजे से प्रभावित थे, ये भी तुम जानते हो, है ना? कोहलबर्ग के सिद्धांत का नाम क्या? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उन्होंने, नैतिक विकास का सिद्धांत, है ना? बोलो भाई, नैतिक विकास का सिद्धांत। हेन डिलेमा क्या है? हेन डिलेमा एक दुविधा आधारित प्रश्न है, दुविधा आधारित प्रश्न, ठीक है। ये जीन पियाजे ने इसी पे अपना काम किया, है ना? स्टेज 5 क्या कहता है? स्टेज 5 कौन सा है भाई? स्टेज 5 कानून है शायद, अनुबंध है ना? स्टेज 5 क्या है? अनुबंध। तो यहाँ से ये सारी चीजें तुम आराम से कर सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने ध्यान से पढ़ा है तो आराम से कर पाओगे, अगर तुमने बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ा है तो। देखो उपयोगिता, आलोचना, ये सारी चीज़ें बहुत नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में। नैतिक मूल्यों का महत्व वगैरह ये तुम देख सकते हो, है ना? ये तुम देख सकते हो, यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं, ये सब पूछे जाते हैं। जैसे कोहलबर्ग ने क्या दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, है ना? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। चलो, प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से ये प्रभावित हुए हैं? तो ये प्रभावित हुए जीन पियाजे के कार्यों से। आधार क्या है इनका? मोरल रीजनिंग, तर्क, नैतिक तर्क पर आधारित है। प्रयोग की अगर हम बात करेंगे तो हेन डिलेमा, हेन दुविधा पर इन्होंने प्रयोग किया है। स्तर इन्होंने 3 बताया जिसके 6 अवस्थाएं हैं, है ना? मुख्य जोर किस पे? नैतिक निर्णय का तर्क पे इन्होंने मुख्य जोर दिया। उच्चतम अवस्था क्या है? स्टेज 6 है। अच्छा, पहली अवस्था किस पर आधारित है? दंड पे, है ना? दूसरी वाली आधारित किस पे आधारित है भाई? दूसरी वाली किस पे आधारित है बताओ जल्दी। मैं भी देख लेता हूँ भाई किस पे आधारित है। दूसरा वाला मेरे हिसाब से लाभ, है ना? दूसरा वाला लाभ पर आधारित है, लाभ। और तीसरा क्या है? अच्छा बच्चा, अच्छे बच्चे पर आधारित है, अच्छा बच्चा, है ना? चौथे पे क्या आधारित है भाई? चौथा 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 क्या था? चौथा क्या था? कानून, है ना? 4 लोग कानून बताने आ गए, कानून, 4 लोग कानून बताने आ जाएंगे, है ना? पांचवा पांचवा किस पे आधारित है? पांचवा किस पे आधारित है? अनुबंधन पे आधारित है मेरे हिसाब से, बिल्कुल। पांचवा अनुबंधन पे आधारित है। अनुबंधन का मतलब 5 भाई एक साथ बंधे हुए हैं, अनुबंधन है। और छठा जो है वो सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत। ठीक, तो ये सारी चीजें अगर तुमको याद है तो देखो अभी जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ वो भाई तुमको बहुत आराम से बहुत अच्छे से आएंगे। चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन वगैरह करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लॉरेंस कोहलबर्ग किस विकास से संबंधित है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, है ना? कौन कौन से? बीच वाला परंपरागत था, उत्तर परंपरागत, और पहला वाला कौन सा था? कौन सा था? चलो भूल गए, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। हेन डिलेमा की अगर हम बात करें किसने किया था, तो कोहलबर्ग ने किया हेन डिलेमा। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार क्या है? नैतिक तर्क है, ये भी तुम बहुत अच्छे से जानते हो। कोहलबर्ग के सिद्धांत में लॉ एंड ऑर्डर, ओरिएंटेशन कौन सी अवस्था है? कानून वगैरह स्टेज 4 में, 4 लोग आके कानून बता रहे हैं। कोहलबर्ग की उच्चतम नैतिक अवस्था कौन सी? स्टेज 6 है, 6 तक हम गए हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना किसने की है? तो ये भी ध्यान रखना, कैरोल गीलीगन, है ना? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कुल अवस्थाएं कितनी? 6 अवस्थाएं। अगर पहली अवस्था की बात करेगा, पहली अवस्था क्या है? दंड है ना? दूसरी अवस्था क्या थी भाई? दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था लाभ है, दूसरी अवस्था लाभ है। तीसरी अवस्था क्या है भाई? अच्छा बच्चा है ना? तीसरी अवस्था अच्छा बच्चा है। चौथी कानून है। 5 अनुबंधन है ना? अनुबंधन। और 6 में क्या है? 6 में क्या हो जाएगी? 6 में क्या हो जाएगी? 6 में तुम्हारा हो जाएगा सिद्धांत। अच्छा, इसको याद कैसे रखो? देखो मैं बता देता हूँ तुमको। सबसे पहले तो तुमको दंड दिया जाएगा, दंड तुम जानते हो, है ना? एक एक छड़ी है, ये छड़ी है बीच में, एक का मतलब छड़ी, तो इससे क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। दूसरा, लेकिन इस दंड से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तीसरा, अच्छा बच्चा, 3 अच्छे बच्चे हमारे पास हैं, हमारे 3 अच्छे बच्चे हैं, है ना? तुम्हारे भी 3 अच्छे बच्चे होंगे कल के। बात समझे कि नहीं? 4 4 लोग आके तुमको कानून बताने लगेंगे, ऐसा करो वैसा करो। 5 5 भाई अनुबंध हैं, मतलब बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। और 6 में सिद्धांत की बात करेंगे, सिद्धांत। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो, ये तुमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से भाई सारी चीज़ें मैंने बता दी है, और ये सारी चीज़ें तुमको आराम से समझ में आई होंगी। कोई समस्या, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम की बात नहीं हुई होगी। और अगर चीज़ें समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने तुमको जो नंबर दिया है उस पे कॉल मैसेज कर लेना, तुमको ये सारी की सारी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा।
डेली की हमारी क्लासेस होती हैं, डेली मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको भी नोट्स मिलने चाहिए। अभी एक बार मेरे से पढ़ लिया है, दोबारा जब तुम उसको एक बार रिवाइज़ करोगे ना, सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो जाएँगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।